हाइफा में मध्य रात्रि में फिर से सायरन बजने की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर देखिए किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं और मैं लगातार आसमान को स्कैन करता रहा हूँ। दरअसल मेरे सामने वही रिफाइनरी है जहाँ उससे पहले भी हमला हुआ था और लगातार जो सायरन है वो बज रहे हैं और यकीन मानिए कि मैं सबसे खतरे वाले इलाके में मौजूद हूँ और कहीं से भी जो रॉकेट है उसका हमला हो सकता है। लगातार आसमान को स्कैन करने की कोशिश। हाइफा को बीते 24 घंटे से लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ये देखिए इंटरसेप्टर मिसाइल, ये देखिए ठीक मेरे सामने से गुजर रही है और कभी भी धमाका हो सकता है। रिफाइनरी के ठीक ऊपर से दोबारा से ईरान कई मिसाइल रिफाइनरी के ऊपर से गुजरती हुई और एक के बाद एक कई मिसाइलें हैं। ये देखिए एक नहीं बल्कि कई मिसाइलें हैं जो कभी भी गिर सकती है। देखिए मेरे ठीक सामने से गुजरती हुई मिसाइल जो कभी भी जमीन पे गिर सकती है और देखिए ये दो मिसाइलें और आ गई। चारों तरफ धमाके ही धमाके हो रहे हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां पर मध्य रात्रि का समय, इजराइल का झंडा और चारों तरफ मेरे केवल धमाके ही धमाके नजर आ रहे हैं। रिफाइनरी को फिर से दोबारा टारगेट करने की कोशिश और देखिए धमाकों से गूंजता हुआ हाइफा का आसमान। सड़क पर पूरी तरीके से रुक गया है सब कुछ और चारों तरफ धमाकों की आवाज। मेरे ठीक पीछे आपको वो रिफाइनरी भी नजर आ जाएगी जिसे टारगेट करने के लिए दोबारा से हमला किया गया है। बल्कि बड़ी बात यह है कि यकीन मानिए कि मेरे आंखों में ना खौफ है और ना चेहरे पर शिकन। कोशिश इस बात की है कि हिंदुस्तान की जनता को लाइव रिपोर्टिंग दिखा सके, वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके कि कैसे 5 मिसाइलों के जरिए मेरे पीछे मौजूद रिफाइनरी को दोबारा से टारगेट करने की कोशिश ईरान के द्वारा की गई है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह से तबाही और बर्बादी लाती है इसका दृश्य दिखाने के लिए हम एक डिस्ट्रक्शन साइट पर हैं जहां पर मिसाइल हिट होने के बाद ये बिल्डिंग अब तक उबर नहीं पाई है। हमारे ठीक पीछे आप इस बिल्डिंग और इस इमारत को देखिए तो आपको इस डिस्ट्रक्शन का लेवल पता चलेगा। आप देखिए डिस्ट्रक्शन कितना भयंकर और भयावह है कि ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से आप समझिए कि गर्त में समा गई है। इस बिल्डिंग को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन कितना भयावह है। यहाँ पर आप देखिए मिसाइल के हिट होने से पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो किस तरह से तबाह होती हुई दिखाई दे रही है और इस तबाही के जो निशान हैं यहाँ बिखरे पड़े हैं। अगर कोई सोचे कि बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्ट स्ट्रक हो और उसमें वो भीतर जाकर बेसमेंट में या फिर किसी भी बॉम्ब शेल्टर में बच पाए तो बेहद मुश्किल है। आप देखिए किस तरह से यहाँ इस पूरे ही बिल्डिंग को चीरती हुई जो है वो मिसाइल अंदर स्ट्रक की है और क्या हाल है इस पूरे ही हिस्से का। इसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक भीतर से अगर आप देखें तो तबाही और बर्बादी के ये निशान आपको दिखाई देते हैं जो कि समुच्चय डिस्ट्रक्शन साइट पर है। बैलिस्टिक मिसाइल जब हिट करती है तो आप समझिए कि इसका वॉर हेड इतना इम्पैक्टफुल होता है कि कुछ इस तरह से वो पूरे हिस्से को बर्बाद कर देती है, कुछ इस तरह से पूरी इमारत को वो खंडहर में तब्दील कर देती है। ये होता है ह्यूज इम्पैक्ट। जबकि आप जानें कि इजराइल में जो मकान है दरअसल वो पूरी तरह से कंक्रीट के बने होते हैं। यहाँ पर ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं होता, सरिया जो है वो पूरी तरह से लगा होता है। लेकिन डिस्ट्रक्शन कितना भयावह होता है ये दृश्य हम आपको ठीक यहाँ से दिखा रहे हैं, उसी इम्पैक्ट साइट से जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल हिट होने के बाद जो है बर्बादी के निशान चारों तरफ फिरे फिरे हैं। यहाँ कहीं भी इंटरसेप्शन चूका तो समझिए बर्बादी किस तरह से होती है। उसका दृश्य यहाँ देखकर आप समझ सकते हैं। जयपुर में जो फूड ऑनलाइन डिलीवरी का काम है उसके जो बाइक राइडर हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं गैस किल्लत की वजह से, क्योंकि उनको रेस्टोरेंट को जब गैस नहीं मिल पा रही है तो उसकी वजह से जो ऑनलाइन डिलीवरी है वो भी कई रेस्टोरेंट में रोक दी गई है। सिर्फ जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उनको ही वहाँ से खाना या मिठाइयाँ दी जा रही है। जो ऑनलाइन डिलीवरी है उस पर किसी भी तरह से ऑर्डर जो हैं वो रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से नहीं लिए जा रहे हैं और उसी की वजह से कई जगह पर तो अब जो फूड डिलीवरी वाले
बाइक राइडर्स हैं वो शिफ्ट होने लगे हैं जो इंस्टेंट डिलीवरी ऐप है उनकी तरफ, यानी कि जो जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे ऐप हैं जहां से घर का राशन मंगवाया जाता है, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो वहां पर बाइक राइडर्स की भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए ऑनलाइन फूड एप्लीकेशंस की या जो रेस्टोरेंट से ऑर्डर लिए जाते हैं, वहाँ इन दिनों ये बाइक राइडर नहीं नज़र आते हैं, खाली नज़र आती है वो जगह, क्योंकि उनको किसी भी तरह से ऑनलाइन जो डिलीवरी के जो ऑर्डर हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, और उसी के चलते घर की रोजी रोटी चलाने के लिए कहा जा सकता है कि अब वो दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे हैं। और कई तो ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिलने की वजह से इन दिनों बेरोजगार भी हो गए हैं। सर हम लोगों को दिक्कत ये आ रही है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और कई सारे रेस्टोरेंट है जो है भट्टियों पे काम चला रहे हैं, जिससे हमें ऑर्डर्स बहुत देरी से मिल रहा है, जिसके कारण काफ़ी टाइम समय ख़राब हो रहा है वहाँ पे हम लोगों का। पहले एक दिन में कितने ऑर्डर मिल जाते थे आपको? पहले हम लोगों को एक दिन में 32 ऑर्डर 35 ऑर्डर जितने हम करना चाहे उतने कर रहे हैं, लेकिन कितना मिल पा रहे हैं? अब ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 20-25 ज़्यादा ये हो रहा है। 50% ऑर्डर कम हो गए हैं। फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इससे हमारा। तो यही काम, उसके अलावा कुछ करना के सोच रहे हो? ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं सर अब ये देखते हैं कब तक ये चल रहा है, उसके बाद नहीं तो कोई दूसरा काम देखेंगे हम लोग। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ मैं शरद पुरोहित, जयपुर। मिडिल ईस्ट में लगातार जारी तनावपूर्ण माहौल का असर अब सीधे भारत के किसानों पर हो रहा है। किसानों ने जो फल उगाए थे, जो फ्रूट्स उगाए थे, वो अब एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के देशों में। लिहाजा उन्हें अब अपने ही देश में खपाना है और इसी वजह से अब बाज़ार में फ्रूट्स सब्जियां काफ़ी हद तक सस्ती हो गई है। लिहाजा इसका सीधा नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है। इस वक्त हम APMC मार्केट में हैं और यहाँ से पूरी दुनिया में फल सब्जी की सप्लाई होती है। आपको दिखाते हैं कैसे APMC मार्केट में आम उतर चुका है। हालांकि आम जो है वो इस वक्त काफ़ी कम है मार्केट में, इसलिए आम के जो दाम हैं उन पर सीधे सीधे अभी तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड अभी भी ज़्यादा है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी रहा तो फिर आम जो है उनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड की तुलना में। लिहाजा किसानों को डर है कि अगर युद्ध जारी रहा तो जो आम के किसान हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और भी बहुत सारे यहाँ पर फ्रूट्स हैं जो कि मिडिल ईस्ट में वो एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन अब क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं लिहाजा उनकी कीमत घट गई है। हमारे साथ APMC मार्केट के डायरेक्टर संजय पांसारे जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, समझना चाहेंगे मार्केट के क्या हालात हैं, कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो वैसे तो एक्सपोर्ट होने थे लेकिन नहीं होने की वजह से अब किसानों पर सीधा असर पड़ रहा है? देखो, मिडिल ईस्ट में जब भी रमज़ान चालू होता है ना, तो रमज़ान में फिर अपने यहाँ से अंगूर की बहुत काफ़ी तादाद में डिमांड होती है, फिर पपैया की डिमांड होती है, वाटरमेलन की होती है, खरबूजा की होती है। ये जो फ्रूट्स और अनार, ये जो फ्रूट्स है काफ़ी तादाद में वहाँ पर बिकते भी है और वहाँ पे उसकी डिमांड भी रहती है। और ये ऑल ऑफ अ सडन 8 दिन के बाद जो ये और चालू हो गया है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा बड़ा असर जो हो गया है वो वाटरमेलन के ऊपर हो गया है, ग्रेप्स के ऊपर हो गया है, खरबूजा के ऊपर हो गया है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट अभी पूरा 100% रुक गया है। ये युद्ध नहीं रुकता है तो भारत के किसानों को इसका बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, APMC। राजधानी भोपाल में ईद के पहले हिंदू संगठन और मुसलमान संगठन ने अलग अलग अपील की थी। किसी का कहना था कि हिंदू भाइयों से ही सामान खरीदें, तो मुसलमान संगठन कह रहा था कि केवल मुस्लिम से ही खरीदें। लेकिन एक तस्वीर और है सामने, राजधानी भोपाल में तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर निकले हैं और कह रहे हैं कि रमज़ान में राम और दीपावली में अली का ये सहयोग होता है और सभी लोग जो इस तरीके से नफरत फैला रहे हैं उसको लेके ये लोग विरोध कर रहे हैं। मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। सब हाथ में फूल लिए हुए हैं, कारण क्या है? देखिए, कारण ये है, हमारे भोपाल शहर में एक मुस्लिम स्कॉलर है तोकिर निज़मी, जो मुस्लिम के स्कॉलर बनते हैं उनका कोई वजूद नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, 1 महीने रमज़ान में उनने रोज़ा रखा क्या? उनने क्या नमाज पढ़ी क्या? उनने कोई इबादत करी क्या? उनने कोई गरीब की मदद करी या किसी
परेशान आदमी को उनने कोई मदद करी, मैं तोकिन निज़्मी से पूछना चाहूँगा। इसी तरीके से हिंदूवादी संगठन चंद्रशेखर तिवारी से पूछना चाहूँगा, आप जो ये नवरात्रि पर्व है, आप जो हिंदू जो कभी जो घटनाएं घटती हैं, आप उसके ऊपर जाते हैं क्या? आप दोनों ऊट पटांग भाषण देते हैं। भोपाल की फिजाओं को खराब करने की कोशिश की जा रही। कल पूरा दिन इस प्रकार से निकलता वो दिखाई दे, अलग अलग संदेश दिए गए। निश्चित तौर पर हम सभी लोग एक चेन से बंधे हुए हैं। हिंदू मुसलमान की दुकान में जाए वहाँ सामान लें, मुसलमान हिंदू की दुकान में, क्योंकि हम लोग एक कहीं ना कहीं भोपाल शहर में निवासी हैं और आपस में मेल रखते हैं एक दूसरे से। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम कहीं से भी सामान ले सकते हैं, कहीं से भी लीजिए। आपस में इस तरह की जो कल विवाद की हुआ है वो विवाद ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहब्बत की दुकान खोलना चाहिए। लोग का यही कहना है कि माहौल ख़राब ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए और दोनों ही गंगा जमुनी तहजीब को लेके ये बात करते हुए दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि राजधानी भोपाल में इस प्रकार का जो मैसेज निकल रहा है वो एक ठीक मैसेज दोनों ही समाज में नहीं जा रहा है। सहयोगी आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 5 नए मंत्रियों को धामी कैबिनेट में शपथ दिलाई है। ये हरिद्वार से मदन कौशिक हैं जो 5वीं बार के विधायक हैं हरिद्वार शहर से, और निशंक सरकार में मंत्री रह चुके हैं, खंडूड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हरिद्वार में अभी तक कोई मंत्री नहीं था। हरिद्वार राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा जिला है, इसलिए मदन कौशिक को आगे लाया गया। एक ब्राह्मण चेहरा है और एक बड़ा फेस भारतीय जनता पार्टी का है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। इसके साथ ही एक और मंत्री पद हरिद्वार को दिया गया जो रुड़की से तीसरी बार के विधायक है प्रदीप बत्रा, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसके अलावा देहरादून से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कोई मंत्री नहीं था और यहाँ 10 में से 9 विधायक भाजपा के हैं, इसीलिए खजानदास को यहाँ से मंत्री बनाया गया है। खजानदास एक बड़ा दलित चेहरा है और निशंक की सरकार में 2 मंत्री ऐसे थे, मदन कौशिक और खजानदास, जो अब एक इतिहास दोहरा रहा है कि वे दोनों मंत्री पुष्करधामी सरकार में भी होंगे, खजानदास भी और मदन कौशिक भी। भरत चौधरी रुद्रप्रयाग से दूसरी बार जीते हैं और दूसरी बार के भाजपा विधायक हैं, उनको भी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और राम सिंह केड़ा जो नैनीताल की भीमताल सीट से दूसरी बार के विधायक है, पहली बार वो निर्दलीय जीते और इस बार वो भाजपा के टिकट पर जीते, उनको भी यहाँ पर मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। यानी हरिद्वार से 2 मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा, देहरादून से 1 खजानदास, रुद्रप्रयाग से 1 भरत चौधरी और नैनीताल से 1 राम सिंह केड़ा, कुल 5 मंत्रियों ने यहाँ शपथ दिलाई है। ये वो टीम है जो 2027 के चुनावी रण में उतरेगी और जीतने के लिए उतरेगी, ये ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। पिछले काफी समय से संभावित योगी कैबिनेट का विस्तार अब जल्द होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे चेहरे होंगे जिनको संगठन से सरकार में भेजने की तैयारी है, तो कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करने की भी तैयारी है। अगर हम प्रमुख नामों की बात करें जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा सबसे ज़्यादा तेज है, तो पहला नाम है भूपेंद्र सिंह चौधरी का, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और योगी 1.0 में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर से भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा पूजा पाल का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। पूजा पाल वो नेत्री हैं जो पहले समाजवादी पार्टी में थी, बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब उनका नाम मंत्रियों की दौड़ में भी शामिल हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनको प्रमोट करने की भी चर्चा काफ़ी तेज हो रही है, जिसमें पहला नाम है असीम अरुण का, जो स्वतंत्र प्रभार हैं राज्य मंत्री, जिनके पास समाज कल्याण विभाग है और चूंकि दलित वर्ग से आते हैं, माना जा रहा है कि सरकार उन्हें प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बना सकती है। इसके अलावा बलदेव सिंह औलख का भी नाम उन मंत्रियों में शामिल है जिनको प्रमोट करने की चर्चा है। चूंकि बलदेव सिंह औलख इस वक्त राज्य मंत्री हैं, कहा जा रहा है कि उनको भी प्रमोट कर या तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या फिर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं जिनको ड्रॉप करने की भी चर्चा है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि चूंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उन्हें ड्रॉप करके मंत्रिमंडल से संगठन में भेजा जा सकता है। और इसके लिए कह सकते हैं कि जो भाजपा की एक्सरसाइज है, सरकार की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है, चूंकि कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि संघ के जो सह कार्यवाह हैं अरुण कुमार इस वक्त लखनऊ में हैं, मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठकें हो रही हैं और माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद जो प्रमुख नाम होंगे मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले, उन नामों को दिल्ली भेजा जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलते ही यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। ये भी संभावित है कि अगले हफ्ते ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।
इस समय जो छात्र हैं वो दरअसल इसमें धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का ये कहना है कि हमारे साथी की हत्या हो जाती है और अभी तक पुलिस के हाथ से अपराधी जो है वो पकड़े नहीं गए हैं। वहीं छात्रों का ये भी कहना है कि ये सारा घटनाक्रम प्राचार्य के सामने हुआ और प्राचार्य देखते रहे। ना प्रोक्टोरियल बोर्ड और ना ही किसी ने छात्रों को बचाने की कोशिश की और ना ही किसी को रोकने की कोशिश की। अब आते हैं पूरे मसले पर। दरअसल मंजीत सिंह चौहान और अनुज ठाकुर ये दोनों ही इस उदय प्रताप कॉलेज के छात्र हैं और जो सूर्य प्रताप सिंह जो मारा गया है वो भी बीएससी 4th ईयर का सेमेस्टर का स्टूडेंट रहा है। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले इन सभी में आपस में मारपीट हुई थी, झगड़ा हुआ था और आज सुबह मंजीत सिंह चौहान किसी फॉर्म को जमा करने के लिए आया हुआ था यूपी कॉलेज में और उस दौरान सूर्य प्रताप सिंह से इनकी नोकझोंक होती है और इस तरीके से नोकझोंक होती है कि मामला हाथापाई तक पहुंचता है। और ये भी बताया गया सूत्रों के हवाले से कि उस दौरान सूर्य प्रताप से कुछ कहासुनी हुई और मंजीत फिर वहां से निकल गया और उसके बाद मंजीत तुरंत वहां वापस लौटा और उसके हाथ में पिस्टल था और उसने एक पर एक गोली जो है चलानी सूर्य प्रताप सिंह पर चालू कर दी। इस दौरान जो पिस्टल है उसमें गोली फंस भी जाती है, जो कि एक गोली पुलिस को भी मिली है। हालांकि अभी पूरी तरीके से पुष्ट नहीं है, पर आधिकारिक पुष्टि के अलावा जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 7 से 8 गोलियां जो हैं वो सूर्य प्रताप सिंह को लगी है। हालांकि सभी 4 गोली की बात कर रही है। ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद साफ होंगी। रूपनारायण चौरसिया के हम उसी घर पर मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि बैंक ने घर पर नोटिस चिपका रखा था चूँकि कर्ज था बैंक का और उसकी वसूली का लगातार उनके ऊपर दबाव बन रहा था। जो तस्वीर देखने को मिल रही है, लग रहा है किसी जगह पर बैंक ने वो नोटिस चस्पा किया था जिसे बाद में फाड़ा गया। तो इस परिवार में चूँकि 2 लड़के उनके और पत्नी और साथ में रहते थे। छोटा वाला बेटे ने सुबह जानकारी दी आसपास के लोगों को कि घर में कुछ परेशानी है, कुछ लोग यहाँ पर बीमार हैं, उनको तकलीफ़ है। उसके बाद परिवार के आसपास के लोग जो थे वो आए, जिसमें बाद में जो उनकी पत्नी थी उनकी मौत हो गई और एक बेटा जो उनके साथ दुकान चलाता था उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी आप लोगों को कैसे मिली और उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? घटना की जानकारी जब हमको मिली तो हम आए यहाँ पर देखें तो वो दोनों लोग तो मर चुके थे और उनकी हालत कुछ हमको लगी कि हम उनको पहले देखा कि उनकी सांस चल रही है तो हम उनके मुंह में एक पानी डाला। तो जब वो पानी नांग गए तो हम समझे कि अभी जिंदा हैं, तो हम उनको कोशिश किया हॉस्पिटल भेजने के लिए। तो गांव की गाड़ी बुलाया और उसको फ़ोन करके हम गाड़ी बुलाए, उनको हॉस्पिटल भेज दिया। तब उसके बाद फिर पुलिस आई। अगर छोटी मोटी कोई बात होती थी तो हम तो बताते थे, लेकिन ऐसी बात हमको नहीं खबर है कि कोई कर्ज है क्या नहीं। भैया की बात आ रही, कोई कर्ज था? हमसे कौन बात नहीं करे, नहीं बात उनके रूपनारायण के भाई का घर ये, वो भी कह रहे हैं कि हम लोग के आमतौर पर बहुत सारी बातें होती थी, छोटी मोटी बातों पर भी चर्चा होती थी, लेकिन कभी कर्ज का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि अभी रूपनारायण की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है। पत्नी और एक बेटे की मौत हो चुकी है। 2 बेटियां भी ससुराल से यहाँ पर पहुंची हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इस घटना के पीछे आखिर क्या वजह है। लखनऊ से वुडलैंड सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। बनारस में गंगा में इफ्तार पार्टी का आयोजन की शिकायत करना भाजपा युवा मोर्चा के रजत जायसवाल के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। इसके बाद लगातार रजत जायसवाल को सोशल मीडिया और मेल के जरिए धमकियां मिल रही है। हालांकि इसकी शिकायत भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने पुलिस से भी की है। रजत जायसवाल को मॉब लिंचिंग का भी डर सता रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस को जब से शिकायत प्राप्त हुई है, पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। साथ ही साइबर टीम के साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां से ये मेल जनरेट हो रहे हैं और किन किन सोशल मीडिया के आईडी से लगातार भाजपा युवा मोर्चा के इस नेता पर हमला करने की धमकी दी जा रही है। पर अभी तक पुलिस को स्पष्ट रूप से कुछ भी पता नहीं चल पाया है और इस बीच भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने भी ये आशंका जताई है कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।
कहने के लिए गाजियाबाद शहर बेहद हाईटेक शहर है और इसको हाईटेक बनाने के लिए तमाम तरह के उपकरण भी लगाए गए हैं, जैसे कि ITMS कैमरे लगाना, इसके अलावा हाई रेजुलेशन के कैमरे अलग अलग जगह पर इंस्टॉल करना। लेकिन फिलहाल अगर शहर की हम बात करें तो ज़्यादातर चौराहों पर जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो बंद पड़े हुए हैं। उसके पीछे की वजह ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताई गई, जो रिचार्ज मीटर हैं, जो प्रीपेड मीटर हैं, उनको रिचार्ज नहीं किया गया है, उनका जो बैलेंस है वो नेगेटिव में चला गया है और इसी वजह से ज़्यादातर शहर की जो रेड लाइट हैं वो बंद पड़ी हैं। ट्रैफिक पुलिस मैनुअली तरीके से ट्रैफिक को चला रही है और इसकी वजह से आम जनता को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स के अंदर जो लोग चौराहों से निकल रहे हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में महज 3 से 4 ही ऐसे चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट संचालित हो रही है, बाकी सभी जगह पर जो ट्रैफिक लाइट है वो पूरी तरह से ठप पड़ी है और उसके पीछे की वजह साफ है, प्रीपेड मीटर का रिचार्ज ना होना। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।